हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम आज अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और इस अध्याय में हम एटॉम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और एटम जो है कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है उन सभी को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले परमाणु का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि परमाणु का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई सभी पदार्थ जो होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है। और उन छोटे पार्टिकल्स को, अति सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ठीक, देखिए, जो परमाणु होता है उसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ठीक है। तो एटम जो होता है वो दो शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक है। पहला कौन सा? ए प्लस टॉम। ठीक है। जिसका मतलब होता है ए कैन नॉट कट। ठीक है। मतलब क्या होता है? ए कैन नॉट कट। ठीक है। जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता या जिसको और कट नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब देखिए, तो ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन कि एटम क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। अब जो एटम होता है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एटम कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट जो हैं एटॉम में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक और चीज़ है, देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम हैं, उन सब में ये तीनों चीज़ जो है पाए जाते हैं, सिर्फ एक तत्व को छोड़ के, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के, वो है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन में, देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है नहीं मिलता है। ठीक है। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो है नहीं रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो अंदर में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है एब्सेंट है पूरी तरह से, सिर्फ अंदर इसके नाभिक में क्या रहता है? ओनली प्रोटॉन रहता है। ठीक है। हाइड्रोजन के नाभिक में ओनली प्रोटॉन रहता है क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है एब्सेंट होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? प्रोटियम भी कहा जाता है। ठीक है। समझ गए आप लोग कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के में जो कंपोनेंट होंगे वो तीन होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। मतलब परमाणु जो होता है तीनों चीज़ से मिलके बना होता है और इसको परमाणु के मूल कण भी कहा जाता है ना। ठीक है। इन तीनों को परमाणु का क्या कहा जाता है? मूल कण कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो परमाणु होता है ये तीनों से मिलके बना होता है। लेकिन हाइड्रोजन केवल एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ओनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चूँकि हाइड्रोजन के नाभिक में ओनली प्रोटॉन होता है इसलिए इसको प्रोटियम भी कहते हैं। ठीक है। अब हम इन तीनों कंपोनेंट को, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों कंपोनेंट को एक एक करके डील करेंगे और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई इस सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पदार्थ का मूल कण है। ठीक है। अभी हमने देखा कि मूल कण में से एक कण जो है इलेक्ट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। ठीक है। ऋणावेशित, माइनस चार्ज वाला होता है। यह जो होता है परमाणु के बाहरी क्षेत्र में होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये मॉडल है, उसके अंदर में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे बाहरी वाले क्षेत्र में रहता है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय सर जे थॉमसन को जाता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आपको क्या लिखना है? सर जे थॉमसन। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है कैसे हुई, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो जो इलेक्ट्रॉन नामक कण है
उसकी खोज विलियम क्रूक्स के प्रयोग के कारण हुई। ठीक है, मतलब विलियम क्रूक्स ने एक प्रयोग किया, उसके परिणाम स्वरूप ही इलेक्ट्रॉन नामक कण की खोज हुई। ठीक है, तो सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने एक प्रयोग किया अपना। वो जो प्रयोग था वो विद्युत की सुचालकता का अध्ययन गैसों के कम दाब पर कर रहे थे। ठीक है, और उनके इस प्रयोग के कारण ही इलेक्ट्रॉन कण की खोज हो पाई। ठीक है, उनका ये प्रयोग क्या था ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको, हिंदी में विसर्जन नलिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस विसर्जन नलिका में क्या किया उन्होंने, दोनों सिरों पर दो धातु की इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है, ये जो है धातु की इलेक्ट्रोड्स है, जो एक इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम कर रहा है जो कि माइनस वाला है। ठीक है, और एक जो है एनोड का काम कर रहा है जो कैसा है, प्लस वाला है। अब देखिए इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड ट्यूब भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड ट्यूब में निर्वात पंप को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, निर्वात पंप जिसे क्या किया जाता है, हवा को अंदर भी भेजा जा सकता है और उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। ये जो साइड ट्यूब है इसी के साथ निर्वात पंप को जोड़ दिया जाता है ना। अब उन्होंने क्या किया, इस विसर्जन ट्यूब में गैस की कुछ मात्रा को लेकर न्यून दाब पर, मतलब बहुत कम दाब पर उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। ये यहाँ पे दिख भी रहा है आपको सर्किट। ठीक है, तो सर्किट है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका मतलब विद्युत धारा भी प्रवाहित की गई। ठीक है, तो इस विसर्जन नलिका में उन्होंने गैस की थोड़ी सी मात्रा ली और न्यून दाब पर क्या किया, गैस की न्यून दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक, एक और चीज़ बता देते हैं कि साधारण दाब पर, ठीक है, या फिर सामान्य दाब पर जो भी गैसें होती हैं, ठीक है, गैसें होती है कैसा बिहेव करती हैं, कुचालक की तरह। एक और चीज़ बता देते हैं कि देखिए साधारण दाब पर क्या होती है, गैसें जो होती है कुचालक की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, कुचालक मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। और जब हम दाब को क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े से ज़्यादा, न्यून दाब। ठीक है, बहुत कम। तो जब न्यून दाब होता है तो जो गैसें होती हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं, सुचालक की तरह। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी सी गैस ली। उस गैस में क्या है, कैसा प्रेशर था, न्यून दाब था। ठीक है, मतलब बहुत कम प्रेशर, और उस बहुत कम प्रेशर के साथ उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसा कि मैंने बताया कि न्यून दाब पर जो गैसें होती हैं वो किस तरह का बिहेव करती हैं, सुचालक का। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में न्यून दाब पर गैसें ली और उसमें हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई किया। ठीक है, हाई वोल्टेज का विद्युत धारा जो है प्रवाहित किया, तो गैस से विद्युत का चालन होने लगा। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो कैथोड है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कैथोड, इससे उन्होंने देखा कि इस साइड से एक अदृश्य किरणें निकल रही है। ठीक है, जो कैथोड से लंबवत निकलती हुई दिखाई दे रही है, देखिए एकदम सीधी रेखा में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि अदृश्य किरणें दिखाई दी, तो अदृश्य किरणें दिखाई दी तो पता कैसे चला कि किरणें निकली। ठीक है, तो इसका उनको कब पता चला, या इन किरणों की उत्पन्न होने की सूचना जो है उनको कैसे प्राप्त हुई, जब कैथोड के विपरीत दिशा, ठीक है, ये जो कैथोड है इसके ओपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इस साइड पे ओपोजिट डायरेक्शन में इस विसर्ग नली में कांच की सतह पर हल्के प्रकाश के द्वारा जो है चमकने लगी। ये जो कांच की सतह है ये हल्के प्रकाश, हल्के हरे रंग के प्रकाश से क्या होने लगी, चमकने लगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी पता चला कि ये जो कैथोड से उत्पन्न होकर कुछ कण जो है एनोड की तरह जा रहे हैं, क्योंकि एनोड में कुछ छेद होते। ठीक है, इस साइड पे क्या थे, कुछ छिद्र करने पर क्या होते हैं, इसके पीछे जो रखे ZNS, ठीक है, इधर पे जिंक सल्फाइड का एक सतह होता है। ठीक है, या फिर स्क्रीन होता है, तो इसके स्क्रीन पर क्या पाया गया, छोटे छोटे बिंदु पाए गए। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे बिंदु पाए गए। अब चूंकि ये जो किरणें हैं वो कहाँ से निकली है, कैथोड से निकली, इसलिए क्या नाम रखा गया, कैथोड किरण।
इसलिए इन किरणों को, इन अदृश्य किरणों को क्या नाम दिया गया? कैथोड किरण नाम दिया गया या कैथोड किरण रखा गया, क्योंकि ये जो है कैथोड से निकली है, इसलिए इसको कैथोड किरण कहा गया। तो ये था विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, धातु के इलेक्ट्रोड, जो एक कैथोड का काम कर रहा था, एक एनोड की तरह काम कर रहा था। और इसमें उन्होंने क्या किया, न्यून दाब पर गैस ली और हाई वोल्टेज करंट जो है प्रवाहित किया, ठीक है, जिस पर उन्होंने देखा कि गैसों में क्या उत्पन्न हो रही है, चालकता उत्पन्न हो रही है, और कैथोड की साइड से एक अदृश्य किरण निकल दी, जिसका पता कब चला? जब कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में जो विसर्जन नलिका थी उसकी सतह पर, ठीक है, उसकी सतह पर एक हल्के हरे रंग की चमकदार जो है प्रकाश दिखाई दी, ठीक है। और इसके साथ साथ इस साइड पे क्या होता है, जिंक सल्फाइड की एक सतह होती है, ठीक है, या फिर इस एक स्क्रीन होता है कहना चाहिए। तो उस स्क्रीन पर ये छोटे छोटे क्या होने लगे, बिंदु दिखाई दिए, ठीक है। बाद में क्या हुए कि इस जिंक सल्फाइड की सतह पर या फिर स्क्रीन पर छोटे छोटे बिंदु दिखाई दिए, जिससे ये पता चला कि कुछ अदृश्य कण या फिर किरण जो है इस कैथोड से निकली और इस साइड पे आके टकराई है, ठीक है। कहते हैं हम कैथोड किरणों के गुण पे, ठीक है, कैथोड किरण की प्रॉपर्टीज़ में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो कैथोड किरणें हैं वो सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। आपने ये देखा, ये एक लाइन से ये गमन करती है, ठीक है। जब पथ में कोई ठोस पदार्थ रख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख दी, ठोस पदार्थ रख दिया, तो उसका जो शैडो है वो उसकी विपरीत दिशा में, देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा शैडो दिखाई दे रहा है, जो उसकी विपरीत दिशा में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर बनती है, ठीक है। तो इस तरह से जो कैथोड किरण है वो कैसी होती है, सरल और सीधी रेखा में गमन करती है ना। और इसके पथ में या फिर मार्ग में अगर कोई ठोस या सॉलिड मैटर रख दिया जाए तो उसका जो शैडो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि कैथोड किरणें जो होती हैं कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब कैथोड किरणों को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वाला जो है प्लस वाला है, एक जो होता है माइनस वाला है, ठीक है। तो जब कैथोड किरणों को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो ये जो होती हैं किरणें, कैथोड किरणें जो होती हैं, ये क्या करेंगी, इस साइड पे जो धनात्मक प्लेट है, ठीक है, धनात्मक प्लेट की ओर विचलित हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो कैथोड किरणें होती है कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, ऋणात्मक नेचर की होती है, नेगेटिव नेचर की होती है, जिसके कारण वो किस साइड पे अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव वाले के साथ में अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाला है उसके साथ तो वो अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेम चार्ज वाले होते हैं एक दूसरे को रिपल्स करते हैं या एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते। हमेशा अपोजिट चार्ज वाले ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए कैथोड किरणें जो हैं वो नेगेटिव नेचर की होती हैं, जिसके कारण अगर उनको किसी विद्युत क्षेत्र में गुजारा जाए तो क्या करते हैं वो लोग कि वो धनात्मक प्लेट की ओर विचलित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है इस साइड पे मुड़ जा रही है ना। और इससे ये भी पता चलता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, ठीक है। थर्ड जो गुण है वो है कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए इस ट्यूब में ये जो कैथोड की साइड से जो किरण निकल रही है, कैथोड किरण निकल रही है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई एक हल्का चक्र रख दें, ठीक है, एक हल्का चक्र या फिर पैडल व्हील को जोड़ दे, तो ये क्या करेगा कि जब ये किरणें यहाँ से निकलेगी और इसके ऊपर बौछार होंगी उसकी, तो ये क्या करेगा, ये जो है घूमने लगेगा, ठीक है। और वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये जो है कैथोड किरणें जो है इसको क्या करेंगे, घुमाने लगेंगी, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से देखिए ये जो छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स हैं इस व्हील को घुमाने में हेल्प कर रही है, या फिर इसको पूरी तरह से वो घुमा दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हल्का है ना, एकदम भारी वाले को नहीं घुमा सकता है, बट हल्के वाले को घुमा सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कैसे उत्पन्न करेंगी,
तो देखिए, जब कोई धातु की पतली पत्ती, ठीक है, एकदम महीन, एकदम जो है पतली पत्ती में, या फिर प्लेटिनम की बहुत ही पतली सी झिल्ली की टाइप की अगर कोई पत्ती हो और उस पर कैथोड किरणें जाकर टकराए, ठीक है, तो वो कैथोड किरणें उसको क्या कर देती है, लाल कर देती है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर देती है, ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, और वो धातु की जो पत्ती होती है वो गर्म होकर लाल हो जाती है, जिससे क्या प्रूफ होता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है, क्योंकि ये जो पत्ती है क्या हुई, गर्म होके क्या हो गई, लाल हो गई, ठीक है, जिसके कारण इसके ऊष्मीय प्रभाव का भी पता चलता है, ठीक है। फिफ्थ जो है, कैथोड किरणें जो है एक्स किरणों को उत्पन्न करती। देखिए, जब हाई वोल्टेज युक्त विद्युत क्षेत्र से कैथोड किरणों को टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम या प्लैटिनम, ये सब की कठोर सतह से अगर टकराने दिया जाए, ठीक है, ये जो कैथोड किरणें हैं अगर किसी प्लैटिनम या मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन जैसी कठोर धातुओं से जब वो टकराएगी तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती है, एक्सरे किरणें उत्पन्न करती है, ठीक है, या फिर एक्सरे जो है उत्पन्न करती है। देखिए, छठवां प्रॉपर्टी क्या है कि गैसों का आयनीकरण करती है। ये जो कैथोड किरणें होती हैं गैसों का आयनीकरण भी करती है, मतलब गैसों में आयंस भी उत्पन्न करती हैं। तो देखिए, जब कैथोड किरणों को किसी गैस में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी गैसों में प्रवाहित होने दिया जाता है तो ये क्या करती है, गैसों का आयनीकरण कर देती है, ठीक है। अगला जो है, कैथोड किरणें जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती हैं। और एट्थ जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है, कैथोड किरणें अत्यंत पतले धातु की चादर को भेज सकती है, ठीक है, जैसे कि अगर इनके मार्ग में कोई बहुत ही पतला धातु का अगर चादर आ जाता है या फिर कोई पत्ती आ जाती है तो वो क्या करेगी, उसको भेदते हुए या उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं उसमें विभेदन की क्षमता भी होती है, कि वो पतली पत्ती या फिर पतले धातु की चादर को क्या कर सकती है, विभेदित कर सकती है। तो इस तरह से आज हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसके कंपोनेंट, और उन कंपोनेंट में आज हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा।